फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ इक्विसिटम, स्टेम, रूट्स आदि के अपने बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन इक्विसिटम के जड़ तथा तने की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिटम इन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में इक्विसिटम की आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट इन इक्विसिटम। इक्विसिटम में स्पोरोफाइट की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है वो अपने ने पहले डिस्कस किया था कि रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड होता है। अपने सबसे पहला पॉइंट रूट। अगर अपने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन करें, रूट की इंटरनल संरचना को देखें, इक्विसिटम की रूट को लेते हैं अपन, उसकी टीएस काट के देखें तो उसकी आंतरिक संरचना में तीन स्पर्श क्षेत्र अपने को दिखाई देंगे। वो तीन स्पर्श क्षेत्र है, सबसे पहला एपिब्लेमा। जिस प्रकार से स्टेम के अंदर एपिडर्मिस होती है वैसे ही रूट्स के अंदर एपिब्लेमा पाई जाती है। दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा स्टिल यानी बाह्य त्वचा, वलकुट और रंभ। ये तीन संरचनाएं जड़ की आंतरिक संरचना में क्लियर दिखाई देती हैं या स्पष्ट दिखाई देती है। अब अपन इनका वन बाय वन अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट अपना एपिब्लेमा। इक्विसिटम की रूट की आंतरिक संरचना में जो सबसे बाह्य परत होती है वो परत एपिब्लेमा कहलाती है। यह पतली भित्ति वाली सेल्स द्वारा बनी होती है। आउटरमोस्ट लेयर सबसे बाह्य परत जो पतली भित्ति वाली सेल्स से बनी होती है, यह एक स्तरीय परत होती है। एक स्तरीय परत यानी यूनिलेयर्ड संरचना होती है, एक स्तरीय परत होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो इलोंगेटेड होकर, दीर्घित होकर मूल रोम बनाती हैं। इसकी कुछ सेल्स दीर्घित होकर मूल रोम बनाती हैं। रूट हेयर इलोंगेटेड होकर रूट हेयर बनाती हैं। तो इसके एपिब्लेमा की विशेषता क्या हो गई कि यह सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती हैं, एकल परत के रूप में पाई जाती हैं और इसकी कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर रूट हेयर का निर्माण करती हैं। अब दूसरा पॉइंट,
कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स या बलकुट। देखिए एपिथेलियम के ठीक नीचे जो बहुस्तरीय परत पाई जाती है वो कॉर्टेक्स कहलाती है। यह जो है दो स्पष्ट क्षेत्रों के अंदर विभेदित परत होती है जिसे एक्सोडर्मिस भी कहा जाता है, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे ठीक नीचे इस तरह की त्वचा उपस्थित होती है। इसकी बाह्य परतें जो है वो लिग्निन युक्त होती है। कॉर्टेक्स की बाह्य स्तर की सेल्स, कॉर्टेक्स की बाह्य स्तर की सेल्स लिग्निन युक्त होती है, लिग्निन युक्त, जिसे एक्सोडर्मिस कहा जाता है। एक्सोडर्मिस या बाह्य मूल त्वचा कहा जाता है। इसकी जो भीतरी परतें होती हैं, भीतरी परतें पेरेन्काइमेटस या मृदुतकीय होती हैं। कॉर्टेक्स की भीतरी स्तर की सेल्स पेरेन्काइमेटस होती हैं। मृदुतकीय या पेरेन्काइमेटस होती हैं। ये जो मृदुतकीय कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर बीच बीच में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, अर्थात इन सेल्स में भीतरी स्तर की कॉर्टेक्स सेल्स में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें पाए जाते हैं। अब इक्विसिटम रूट का एक मेन कैरेक्टर होता है, इक्विसिटम जड़ का महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसकी जो कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस बनाती है, और एंडोडर्मिस इसमें दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। कॉर्टेक्स की भीतरी परत एंडोडर्मिस बनाती है, इक्विसिटम की रूट में एंडोडर्मिस, इक्विसिटम की रूट्स में एंडोडर्मिस दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। जो इक्विसिटम रूट का मुख्य लक्षण है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इक्विसिटम जड़ की कोई विशेषता बताए, तो इस जड़ का प्रमुख लक्षण जो है वो है कि इसकी जो एंडोडर्मिस है दो स्पष्ट क्षेत्रों में या दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। एंडोडर्मिस के बाह्य स्तर की सेल्स जो है वो कैसी होती हैं? एंडोडर्मिस के बाह्य स्तर की सेल्स
एंडोडर्मिस के बाह्य स्तर की सेल्स भीतरी स्तर की सेल्स की अपेक्षा मोटी होती है। यानी एंडोडर्मिस का जो दो स्तरीय परतें पाई जाती है, इसमें एंडोडर्मिस की बाह्य स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो मोटी होती है और भीतरी स्तर की कोशिकाएं होती है वो कुछ छोटी या पतली होती हैं। इसमें बाह्य स्तर की कोशिकाओं के अंदर कैस्पेरियन बैंड्स जो है वो उपस्थित होते हैं, यानी कैस्पेरियन पट्टिकाएं जो है वो केवल बाह्य परत के अंदर पाई जाती है। कैस्पेरियन बैंड्स यानी कैस्पेरियन पट्टिकाएं केवल बाह्य स्तर में प्रेजेंट होती हैं, स्तर में पाई जाती हैं। केवल बाह्य स्तर की सेल्स में कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। भीतरी स्तर की सेल्स में इस प्रकार की कैस्पेरियन बैंड्स जो है वो नहीं पाई जाती हैं। अब इसमें पेरिसाइकिल जो होती है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। पेरिसाइकिल एब्सेंट होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। तो भीतरी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वे भीतरी स्तर की कोशिकाएं पेरिसाइकिल की तरह कार्य करती हैं, क्योंकि इनसे जो लेटरल रूट्स जो उत्पन्न होती हैं वो इन्हीं से उत्पन्न होती हैं। तो एंडोडर्मिस की एंडोडर्मिस का भीतरी स्तर पेरिसाइकिल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसी स्तर की सेल्स से पार्श्व मूल लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। यानी एंडोडर्मिस के जो भीतरी स्तर है उस स्तर की कोशिकाओं से जो है रूट एयर या लेटरल रूट का निर्माण होता है, इसीलिए ये पेरिसाइकिल की तरह कार्य करती है। इसमें पेरिसाइकिल कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट अपना इसमें स्टील। स्टील इक्विसिटम की रूट में प्रोटोस्टील या ठोस रंभ पाई जाती है। इक्विसिटम की रूट्स में प्रोटोस्टील या ठोस रंभ पाई जाती है। ठोस रंभ पाई जाती है। ठोस रंभ जो होती है इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें जाइलम जो होता है वो त्रिआदिदारु या चतुरादिदारु रूप में पाया जाता है। स्टील के केंद्र में एक बड़ी वाहिनिका उपस्थित होती है या ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती है। स्टील के केंद्र में एक बड़ी ट्रैकिड्स यानी वाहिनिका पाई जाती है। वाहिनिका के चारों ओर जो है वो प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है।
यानी मेटाजाइलम इसको कहते हैं। मेटाजाइलम के चारों ओर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है या प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है। अब प्रोटोजाइलम जो है, जहां जहां प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है उन प्रोटोजाइलम के बीच बीच में जो जगह बचती है उन जगह में तथा उसके चारों ओर फ्लोएम जो है वो उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार स्टील का फॉर्मेशन होता है। तो अब अपने इसका डायग्राम जो है वो देखते हैं। देखिए इसमें डायग्राम जो है, इसकी कुछ सेल्स जो है इलोंगेटेड होकर इस तरह से क्या बनाती हैं, रूट एयर बनाती हैं। और इसके केंद्र में यहां पे द्विस्तरीय जो है ये एंडोडर्मिस उपस्थित होती है और इस एंडोडर्मिस के अंदर ये कैस्पेरियन बैंड्स भी उपस्थित होते हैं। इसके यहां पे सेंटर में एक ट्रैकेट्स उपस्थित होती है, यानी वाहिनिका उपस्थित होती है। इस वाहिनिका के चारों ओर प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है और प्रोटोजाइलम के बीच बीच में जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसके यहां बीच में फ्लोएम सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इस तरह से इसके अंदर ये सेल्स उपस्थित होती हैं। अब इसके अंदर बाहर जो है कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है।
सेल्स के बीच बीच में इस तरह से जो रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं उनको इंट्रासेलुलर स्पेस कहा जाता है। तो ये तो एपिब्लेमा, ये रूट एयर, ये कॉर्टेक्स सेल, ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये आउटर एंडोडर्मिस, ये इनर एंडोडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, और इसके प्रोटोजाइलम के बीच बीच में यहाँ पे ये फ्लोएम सेल्स उपस्थित होती हैं। तो ये जो है ये फ्लोएम है, और यहां पे ये कैस्पेरिन बैंड्स, कैस्पेरिन बैंड्स, टीएस ऑफ इक्विसिटम रूट। तो इक्विसिटम रूट का अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इक्विसिटम रूट के अंदर ये निम्न प्रकार की संरचनाएं जो है अपने को दिखाई देती हैं। तो आज अपना जो टॉपिक था उसमें अपने ने इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में इक्विसिटम की रूट का स्टडी की या रूट का अध्ययन किया। रूट के अंदर, इक्विसिटम रूट के अंदर 3 स्पष्ट क्षेत्र अपने को दिखाई देते हैं। इनमें जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट क्षेत्र है वो एपिब्लेमा है। एपिब्लेमा की सेल्स जो है वो पतली भित्ति वाली एक स्तरीय कोशिकाएं होती हैं, और इनकी कुछ कोशिकाएं जो है दीर्घित होकर किसका निर्माण करती हैं, रूट हेयर का निर्माण करती हैं। फिर सेकेंड अपने ने पढ़ा था कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के जो बहुस्तरीय संरचना होती है या बहुस्तरीय कोशिकाओं के रूप में, बहुस्तरीय परत के रूप में पाई जाती हैं। इस परत की कोशिकाओं के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, और यह जो परत है 2 परतों के रूप में पाई जाती हैं। इसके जो एपिडर्मिस के या एपिब्लेमा के ठीक नीचे स्थित कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर लिग्निन पाया जाता है। ये लिग्निन युक्त कोशिकाएं होती हैं। तो अपन इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इस स्तर की कोशिकाओं के अंदर ये इस तरह से लिग्निन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये लिग्निन युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और इसके नीचे की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृदुतिकीय कोशिकाएं होती हैं। ये लिग्निफाइड सेल्स, लिग्निफाइड सेल्स, लिग्निन युक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये आउटर कॉर्टेक्स सेल्स के रूप में पाई जाती हैं। इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृदुतिकीय कोशिकाओं से बनी होती हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है।
और इक्विसिटम रूट की सबसे मेन विशेषता होती है वो इसकी जो एंडोडर्मिस है वो एंडोडर्मिस द्विस्तरीय होती है, जो कि कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। ये एंडोडर्मिस जो है दो स्पष्ट क्षेत्रों में या दो स्पष्ट स्तरों के अंदर विभेदित होती हैं। आउटर स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं कुछ मोटी होती हैं और इसके अंदर कैस्पेरिन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनर लेयर जो है पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती हैं और इसके अंदर कैस्पेरिन बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। फिर इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी रूट के अंदर पेरिसाइकिल नहीं पाई जाती है। पेरिसाइकिल का कार्य इसकी इनर एंडोडर्मिस करती है। इनर एंडोडर्मिस इसलिए करती है क्योंकि जो रूट एयर या लेटरल रूट्स का निर्माण होता है वो इनर एंडोडर्मिस से ही होता है, भीतरी एंडोडर्मिस से ही इसका ओरिजिन या उत्पन्न होती है। इसके बाद में अपने ने स्टील के बारे में चर्चा की थी। स्टील जो है वो ठोस रंभ के रूप में या प्रोटो स्टील के रूप में पाई जाती है। स्टील के सबसे केंद्रीय भाग में एक बड़ी वाहिनिका या ट्रैकेट्स उपस्थित होती हैं। इस वाहिनिका के चारों ओर प्रोटोजाइलम के रूप में जाइलम उपस्थित होता है। इस प्रोटोजाइलम के बीच बीच में जो है वो फ्लोएम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार अपने ने आज इक्विसिटम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की है। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।